वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपवाह तंत्र के बारे में कल अध्ययन किया था, बेसिक कंसेप्ट अध्ययन किया था। साथ साथ अपवाह तंत्र, रिवर बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम और उसके साथ साथ हिमालय नदी तंत्र के बारे में, यानी उसके जो विशेषताएं हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का है हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, जो 3 नदियां हैं जिनका जो नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीनों नदियों को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़रूरी होता है परीक्षा के लिहाज से। तो उसको देखते हुए आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड जितनी भी उसकी सहायक नदियाँ हैं, जिसकी 5 उसकी सहायक नदियाँ हैं, 5 में अभी आज हम एक झेलम नदी का अध्ययन करेंगे। और उसके साथ साथ जो चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, 4 बाकी शेष नदियों का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करने से पहले कुछ चीज़ें, कोविड-19 का जो सेकेंड लहर है काफ़ी खतरनाक है। आप जहाँ भी जाएं मास्क ला के जाएँ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और घर से कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप घर पे ही रहें, बाहर जाने की कोशिश न करें। काफ़ी इमरजेंसी ही, आपातकालीन टाइम में ही आप बाहर जाएँ, क्योंकि ये सेकेंड जो लहर है काफ़ी खतरनाक है और जो डेथ रेट है काफ़ी बढ़ते जा रहा है और चारों ओर जो स्थितियाँ हैं काफ़ी भयावह हो गई हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें और हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क एटसेट्रा चीज़ों का फॉलो करें, तभी आप हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं, मेरा सजेशन है। और उसके बाद से आप अभी वर्तमान में हमारे जो देश में जो पैंडेमिक के चलते हमारी जो स्थितियाँ सामने आई हैं, काफ़ी भयावह रूप ले चुकी है। इसको देखते हुए आप प्लीज़ इस नियमों को फॉलो करें। बाकी सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ये तो बात की बातें होती रहेंगी। यदि आपका लाइफ सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें, पढ़ाई वगैरह होती रहेंगी। इसलिए पहली आपकी प्रायोरिटी है, जो पहली आपकी प्राथमिकता है, अपने लाइफ को सेफ बचाना, अपने फैमिली वालों को सुरक्षित रखना है। उसके बाद से जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। तो पहला मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। और बहुत आपातकालीन स्थिति, बहुत इमरजेंसी आ रहा है, तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा आप अपने घर में ही रहें, उसके बाद ही कुछ होगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक बाद में होता रहेगा, वो बात की बात है। आइए सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करने से पहले वही हमारा बेसिक चीज़, सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सतलज नदी तंत्र, ये 3 नदी तंत्र हैं। हिमालय के उत्थान से पहले इनका उत्थान हो चुका था। ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं, उसी में सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड हम चीज़ों का अध्ययन करेंगे और उसकी सहायक नदियों में एक जो है झेलम, उसका आज अध्ययन कर लेंगे। बाकी चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, बाकी 4 नदियों का अध्ययन आने वाले लेक्चर में करेंगे, ताकि लेक्चर छोटा होगा तो आपको देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे, अच्छा लगेगा। आइए अध्ययन करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाया है, ये है कैलाश रेडी, ये कैलाश का मानसरोवर का ये शिखर है, कैलाश रेडी है। और कैलाश रेडी से ही एक मानसरोवर लेक होता है। मानसरोवर लेक से यहाँ पे 2 नदियाँ निकलती हैं। दोनों नदियों का नाम अभी मैं बताऊंगा। वो दोनों नदियाँ ही जाके संयुक्त रूप से सिंधु नदी का निर्माण करते हैं। और यही सिंधु नदी लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपने पानी को, अपने जल को लाके मिला देती है सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी तंत्र से बाएं, ये सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र का ये दायां, ये बायां। तो दाएं से कुछ नदियां हैं, जैसे श्योक है, गिलगित है, काबुल है, गोमल है। और सिंधु नदी तंत्र के बाएं कुछ नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और उसमें भी झेलम में एक उसकी सब्सिडरी किशन गंगा नदी, इसको बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये सब चीज़ है, मैंने आपको बनाया है। सिंधु नदी तंत्र में मोस्ट जो नदी है सिंधु नदी तंत्र ही है, और इसकी जितनी भी सब्सिडरी, जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, इनका अध्ययन हम वीडियो में करते हैं या चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड आज फैक्ट जो है सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। बाकी सिंधु नदी तंत्र का उद्गम मैंने आपको बता दिया। ये एक पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय के उत्थान से पहले से ये बह रही थी है, और उसके बाद से हिमालय का उत्थान होता है तो हिमालय को काटती हैं, जो सिंधु घाट का निर्माण करते हैं, जो चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। सिंधु नदी पंचनद के अंतर्गत, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 5 नदियाँ होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियों के नाम से पंचनद जहाँ मिलती हैं। 5 नदियाँ जिस राज्य से होकर गुजरती है उसी को पंजाब बोलते हैं। उसी पंचनद नदियों के मिलन स्थान या जिस राज्य से होकर गुजरती है उसी के नाम पर ही पंजाब का नाम रखा गया। आइए, यह है तिब्बत के मानसरोवर से बोखर चू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर
झील से, गोखर चू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी का जो दो मुख्य जो उसकी छोटी छोटी धाराएं हैं, वही दो धाराएं जब मिलती हैं तो सिंधु नदी अपना एक बृहत रूप लेता है। ये दो मुख्य धाराएं क्या है, एक है सिंगी खम्बान और दूसरा है गरतंगचू। यहाँ पे कैलाश चोटी देख रहे होंगे, कैलाश चोटी की यानी उत्तर साइड में आपका सिंगी खम्बान है, दक्षिण साइड में आपका गरतंगचू। ये है सिंगी खम्बान और दूसरा है गरतंगचू। ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से यहाँ पे आके मिलती हैं, यही सिंधु नदी का रूप लेती हैं और यही लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान बहती है। आइए ब्रह्मपुत्र नदी को उल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी जब मैं पढ़ाऊंगा, यही मानसूर लेक से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है और ऐसे हमारे भारत में इंटर करके बांग्लादेश में जाके और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिरा देती है। मान लीजिए ये अगर आपका पूरब साइड में, ईस्ट साइड में जा रही है तो इसके अपोजिट यानी उसके उल्टा, इसके विपरीत ये पश्चिम साइड में जा रही है, वही मैंने लिखा है। और सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में इसका एक नाम आता है, इसलिए क्योंकि सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक उसका नाम आता है, जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर लंबी है। और भारत में इसकी टोटली लंबाई 1114 किलोमीटर है। 2280 किलोमीटर में भारत में मात्र 1114 किलोमीटर है। बाकी रेस्ट ऑफ जिसका जो लेंथ है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, कल मैंने पढ़ा था उसका अपवाह बेसिन क्या होता है। बेसिन जो होता है, जो नदी बहती है उस कितने क्षेत्र को कवर करती है, जो उसको अपवाह बेसिन या रिवर बेसिन बोला जाता है। मैंने कल बताया था, जिसमें गंगा नदी का एग्जांपल दिया था। गंगा नदी की जो अपवाह बेसिन है, जो अपवाह तंत्र है, जो उसका बेसिन वाला इलाका है, जहां तक उसकी पानी अपने पूरे क्षेत्र को समेटे हुए है, जिसमें हमने गंगा अपवाह क्षेत्र का अध्ययन किया था, जो 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है, गंगा यदि 2500 किलोमीटर लंबी है और ये नदी 2880 किलोमीटर लंबी है, तो गंगा से ज़्यादा लंबी है, तो ज़्यादा ये गंगा से क्षेत्रफल को भी कवर करेगा। तो जी हाँ, ये जो सिंधु नदी है 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करती है। 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये कवर करती है, यानी वहाँ पे ये नमी प्रदान करती है, जहाँ पे कृषि की जितनी भी संभावित वहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे होती हैं इन्हीं की वजह से, जो 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया जो वहाँ पे बनता है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, जब मैं आपको बोल रहा 1114 किलोमीटर यहाँ पे है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो इसकी लेंथ है पाकिस्तान में है, तो जाहिर सी बात है अधिक से अधिक जो इसकी क्षेत्रफल है, अधिक से अधिक जो एरिया है वो पाकिस्तान में ही कवर करता होगा। जी हाँ, तो अगर 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर पूरे एरिया में फैला है, तो इसमें भारत में मात्र 3.2 लाख, लगभग 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ही वो कवर करता है। बाकी जितनी भी 8 लाख आपके हो जाते हैं, 8 लाख वो पाकिस्तान में कवर करता है। समझ गए? जितनी भारत में लंबाई है उसकी 1114 किलोमीटर, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है। बाकी इसकी कुल लंबाई 1000 समथिंग करके पाकिस्तान में है, 1500 के आसपास, तो पाकिस्तान में भी लगभग इसकी 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया कवर करता है। ठीक है, अब कह रहा है सिंधु नदी को लेके 1960 में इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिंधु नदी के पानी को लेके एक संधि हुआ था, एक ट्रीटी हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाक और भारत के बीच में 1960 में एक समझौता हुआ था, इसी को बोलते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, जिसमें इंटरनेशनल स्तर पे कहा गया था जो सिंधु की जो 2 मुख्य सहायक नदियां हैं, सिंधु एक हो गई, एक है झेलम, दूसरी है चिनाब। ये 3 नदियों का, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, झेलम, चिनाब और खुद सिंधु, ये 3 नदियों के कुल पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, 80% इस्तेमाल पाक करेगा और 20% इस्तेमाल इंडिया करेगा। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि होता है जिसको सिंधु जल समझौता बोलते हैं, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% पानी भारत इस्तेमाल करेगा। उसी समय रावी, व्यास, सतलज, ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के 80% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा और 20% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। ये 1960 के सिंधु नदी जल समझौता के अंतर्गत हुआ है और इस संधि का उल्लंघन आज तक ना पाकिस्तान किया है ना आज तक हम किए हैं। ठीक है, आपने समझा। ठीक है, फिर कह रहा है 5 नदी पाक के मिठानकोट के दक्षिण पश्चिम, कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है। देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर लेक से,
यहाँ से होते हुए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर अपने पानी को गिरा देती है। इसके दाहिने साइड में श्योक नदी है, गिलगित नदी है, काबुल नदी है, गोमल नदी है, अनेक छोटी छोटी नदियाँ इसके दाएं साइड में आके उसकी सहायक नदी इसमें अपने पानी को मिलाती हैं। लेकिन बाएं साइड में जो इसकी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इसमें से जो पांचों नदी है, पांचों नदी अपने पानी को, अपने 100% पानी को लाके पाकिस्तान के मिठान कोट में अपने पूरे पानी को सिंधु नदी में मिला देती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने पानी को पाकिस्तान के मिठान कोट में ले आके सिंधु नदी में अपने पानी को ले आके उड़ेल देती है, वहां पे मिला देती है, और वो सिंधु नदी अपने पूरे पानी को ले आके अरब सागर में गिरा देती है। अब एक छोटी सी नदी यहाँ पे ब्यास नदी, हालांकि डायरेक्ट अपने पानी को सिंधु नदी में नहीं लाती है, ये अपने पानी को सतलज में छोड़ती है, और सतलज अपने पानी को टोटली लाके सिंधु में छोड़ देता है, और सिंधु टोटली अरब सागर में लेके चला जाता है। ये था यहाँ तक का कंसेप्ट आपका सिंधु नदी से रिलेटेड। ठीक है, आइए सिंधु नदी को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 1114 किलोमीटर लंबाई है। रेस्ट लंबाई इसकी पाकिस्तान में 11 लाख लगभग किलोमीटर स्क्वायर इस क्षेत्रफल कवर करता है, जिसमें 3.5 लाख के आसपास भारत में, बाकी पाकिस्तान में। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब के 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, 20% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा। बाकी रावी, व्यास, सतलज के 80% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा, 20% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। ये थी, और पूरे ये पांचों जो नदियां हैं कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से अपने पानी को सिंधु नदी में लाके मिला देती हैं। पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु नदी में ले जाके मिला देती है, और सिंधु नदी उस पानी को ले जाके अरबियन सी में लाकर अपने पानी को मिला देती है। ये थे सिंधु नदी से रिलेटेड फैक्ट जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं झेलम नदी से रिलेटेड। झेलम नदी यही है, सिंधु की ही सहायक नदी है, जो यहां से निकलती है। कहां से निकलती है? पीर पंजाल के पद स्थली, यानी पीर पंजाल जो श्रेणी है उसका जो निचला पद मतलब पैर यानी पहाड़ के सबसे निचले वाले स्थान से, पीर पंजाल के सबसे निचले स्थान से एक बेरीनाग झील है। एक बेरीनाग झील है जो आप इमेज में देख सकते हैं, एक बेरीनाग झील है। बेरीनाग झील से निकलती है कौन नदी? ये झेलम नदी निकलती, और 200 किलोमीटर की कुल लंबाई है। झेलम नदी पीर पंजाल के नीचे वाले पार्ट पे एक वेरीनाग झील है, वहां से निकलती है, और 200 किलोमीटर लंबी ये नदी है, 212 किलोमीटर लंबी नदी है, और बुलर झील में मिल जाती है। यहीं पे आपका एक बुलर झील है, वहीं पे आके अपने पानी को बुलर झील में मिला देती है। और वही बुलर झील है, बुलर झील पे श्रीनगर शहर स्थित है, जो आप इमेज में देख सकते हो। वही जो बुलर झील है उसी के किनारे श्रीनगर जो सबसे बड़ा शहर है, एक टूरिज्म प्लेस के नाम से जाना जाता है, कहां पे स्थित है? बुलर झील के पास स्थित है। फिर कह रहा मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये भारत पाक की सीमा पर बहती है। ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी भारत और पाकिस्तान, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के सीमा पे बहते हुए मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत एवं पाकिस्तान के बॉर्डर बनाती है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये निर्धारित करती है, और मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहते हुए फाइनली जाती है पाकिस्तान में एंटर करती है, और फिर जाके अपने रावी और सतलज वगैरह पानी में जाकर अपने पानी को मिला देती है, और फाइनली ये सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, कह रहे अनंतनाग से बारामूला तक नाव आवागमन एवं व्यापार। अब आइएगा यहीं पे अनंतनाग से लेकर बारामूला तक जो झेलम आपकी जो नदी है, अनंतनाग से बारामूला तक ये एक समतल प्लेन पे पानी बह के जाती है। जब समतल प्लेन रहता है तो इसमें नाव का आवागमन काफी बढ़ जाता है। नावों पे वहाँ पे यातायात की सुविधाएं, नाव को लेकर वहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो गई है, और वहाँ पे व्यापार जितने भी ट्रेड किए जाते हैं उसी पानी के रास्ते लोग काफी आसानी से कर पाते हैं। कहाँ? बारामूला से लेके अनंतनाग, या अनंतनाग से लेके बारामूला तक जो झेलम नदी गुजरती है उसी के रास्ते लोग ट्रेड करते हैं। और वहाँ पे एक शिकारा नाम का एक पानी वाला जो बोट होता है, ना होता है, देख सकते हैं आप इमेज में, ये जो पानी वाले जो बोट हैं उनको शिकारा बोलते हैं कश्मीर साइड में, और उसी से लोग ट्रेड करते हैं। और उस ट्रेड में क्या, जितनी भी सब्जी है, फल है, फूल है, व्यापार है, ये सारे उस बोट पे आप इमेज में देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने लुभावने दृश्य हैं। आप भी एक बार मैं चाहूंगा आप यहाँ पे घूमने जब मौका मिले, सब कुछ इस परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो तो आप वहाँ पे अवश्य जाए घूमने। जितने भी सब्जी फल फूल का जो व्यापार है उसी शिकारा नामक जो बोट है उसी के रास्ते, उसी पे ही आपके बुलर झील होते हुए यानी झेलम नदी होते हुए पूरे कश्मीर साइड में
वहाँ पे ट्रेड उसका किया जाता है। इसकी सहायक नदी क्या है? किशन गंगा, पाक में इसको नीलम कहते हैं। यही जो झेलम नदी है इसकी एक सहायक नदी है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे किशन गंगा, आप इमेज में भी देख सकते हो। एक इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, यहाँ पे है किशन गंगा, जो इसके दाएं साइड में आके अपने पानी को पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे ही बहती है, जिसको किशन गंगा कहते हैं। झेलम की सहायक नदी है, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे बहती है, और इसी किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी बोलते हैं। और यही जब दोनों संयुक्त रूप से मिलती हैं, कौन? नीलम नदी और झेलम नदी दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं झेलम नीलम की संयुक्त धारा। नीलम या झेलम या नीलम की संयुक्त धारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने स्पेसिफिक अध्ययन किया, और उसके जो सहायक नदी है झेलम, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और बाकी जो है चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आने वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो इस प्रकार हमारा सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका जो आज का जो लेक्चर है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इजी मेथड से, काफ़ी इजी भाषा से, साथ साथ पिक का इस्तेमाल करके, मैप डायग्राम का इस्तेमाल करके मैंने आपको समझाया है। एक बार और आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सिंधु नदी तंत्र का आप मैप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या बोलते हैं, झील को आप देख सकते हैं। कौन झील को? वेरीनाग झील को भी देख सकते हैं, बुलर झील को भी देख सकते हैं, श्रीनगर सिटी को भी देख सकते हैं आप। उसके साथ साथ जो शिकारा नाम का जो बोट है उसको भी देख सकते हैं। फिर सब्जी, फल फूल व्यापार इत्यादि चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज का ये था सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड जो नदियाँ थी, सिंधु नदी के बारे में हमने कवर किया, और उसके साथ साथ झेलम नदी को कवर किया। उम्मीद करते हैं गाइज आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ भी जाएँ मास्क बिना मास्क के कहीं ना जाएँ, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर में ही रहें। हर चीज़ आप मार्केट में जाए खरीद के लाकर अपने घर में स्टॉक करके रख लें, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि परिस्थितियाँ काफ़ी प्रतिकूल हैं। अगर हम कोरोना को लाइटली लेते हैं, इफ़ वी आर टेकिंग इट लाइटली, सो इट मे बी वेरी फैटल फॉर अस, हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट, बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइफ रहेगा, जान है तो जहाँ है। जब तक आपकी लाइफ रहेगी तब तक आप पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए पहले आप अपने लाइफ और अपने जीवन, अपने फैमिली और अपने भाई और बहन, अपने मम्मी पापा पे ज़्यादा ध्यान दें, और लोगों को कम से कम भीड़ वाले इलाके में जाएं, भीड़ भड़ाका जहाँ भी, वहाँ से दूरी बनाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें, ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। उसके साथ साथ जो मैंने पहले आपको जो गाइडलाइन दिया कोरोना को लेकर, उसको तो फॉलो अवश्य ही करें। ठीक है, ओके बाय, ओके गाइज, थैंक यू।